आदाब नाज़रीन, खैर मकदम आप सभी का हमारे शो पर एक दफ़ा फिर से मैं हाजिर हूँ अपने वादे के मुताबिक। मेरा नाम है निशात सिंह और ये है आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। भाई मैं कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन आप लोगों से मिलने का कोई मौका मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर और उसकी प्रोटेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे फिरदौस अजमत जी से। नाजरीन, हम लेडीज़ को बड़ा शौक़ होता है सजने संवरने का। हम कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं छोड़ते जहाँ पर हमको ये मौका मिलता है। हमारी कोशिश होती है कि हम उस ओकेजन में सबसे बेस्ट लगें, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगें। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने के लिए एक मेजर फैक्टर होता है, वो होता है स्किन। आपकी स्किन कितनी टोन्ड है, कितनी अच्छी है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी स्किन अच्छी कैसे हो, वो टोन कैसे रहे, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ और आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ डॉक्टर मुदस्सिर से। तो चलिए आइए चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्किन केयर को लेकर, उसकी ट्रीटमेंट को लेकर, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर मुदस्सिर। आपका खैर मकदम है हमारे शो पर। थैंक यू। अच्छा, स्किन केयर को लेकर अगर हम बात करें, किस तरह से उसकी केयर की जाए? हम देखते हैं काफ़ी सारे ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, काफ़ी सारी झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो उससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि लेडीज़ के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि भैया मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लगना, मेरी स्किन हमेशा टोन रहे, टाइट रहे, क्या करना चाहिए? मैं इसका छोटा जवाब दूंगी आपको। हम अपनी बॉडी के लिए क्या करते हैं? हम जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही हमको अपनी स्किन की भी केयर करनी है, तभी हमारी स्किन में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सबसे पहले हमको एक अच्छा क्लेंजिंग रूटीन, टोनर, मॉइस्चराइज़र लगाना है। सनस्क्रीन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल दिल्ली में और बाकी जगह भी पोल्यूशन बढ़ गया है और सूरज का बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारी जो सूरज की रेज है वो हमारी स्किन को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे हमारी दादी या नानी बोलती थी हमारी स्किन को कुछ नहीं होता था। उस ज़माने का एयर क्वालिटी, पोल्यूशन डिफरेंट था और आजकल का एयर क्वालिटी और पोल्यूशन डिफरेंट है। सो हमको ज़्यादा केयर करना है अपने स्किन के बारे में। बिल्कुल सही बात आपने की है कि आजकल का जो पोल्यूशन लेवल, उससे कहीं ना कहीं जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है, उसकी वजह से पिंपल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप बताएं पिंपल्स से कैसे निपटा जाए? क्योंकि हम देखते हैं जो 15 साल की लड़की है वो भी पिंपल से जूझ रही होती है, उसको भी फाइट करनी होती है, और जो बड़े लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमेशा पिंपल्स हो जाते हैं और उसके दाग भी काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं। उससे कैसे निपटा जाए, उसका क्या इलाज है? पिंपल्स मेनली हमारे को एंड्रोजन्स की वजह से होते हैं। एक हार्मोन होता है बॉडी में जो एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाता है, और यूजुअली ये 18-19 साल तक लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसके बाद पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 20 साल के बाद भी 25 साल में उसको एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं, बहुत ज़्यादा देखा गया है। और इसका मेन कारण होता है पीसीओडी औरतों में। पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है जिसमें एक हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो बढ़ता है लेडीज़ की बॉडी में और उसकी वजह से पिंपल्स निकलते हैं। दूसरा कारण है टू मच डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगर। आजकल आप देख रहे हैं हर जगह लोग चीज़, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं। शुगर एक माध्यम बनता है जहाँ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है हमारे बॉडी में, और दूध से भी डेयरी प्रोडक्ट्स इन्फ्लेमेशन हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स को करते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स ज़्यादातर निकलते हैं। तो यूजुअली मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ चीनी और दूध का मात्रा कम करें या बिल्कुल इसको अपनी डाइट से हटा दें और आपके पिंपल्स बहुत कम हो जाएंगे। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो अगर चेहरे पर पिंपल नहीं चाहिए तो शुगर आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा, तो आपको पिंपल नहीं होंगे आपके फेस पर। एक और सवाल मेरा ये था कि स्किन वाइटिश करने को लेकर आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ, लोग करना चाहते हैं। उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? क्या बैड इम्पैक्ट्स भी होते हैं? किस तरह से उसकी टेक केयर करनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेचुरल नहीं है, तो अगर इसको आगे कोई बंदा प्रोसीड करता है, कोई चाहता है कि करवाना है हमको, तो वो करवा लेगा, उसके बाद उसकी टेक केयर कैसे की जाए और ये क्या हार्मफुल है? जी, जैसे हम इंडियन लोग हैं, हम लोगों को अपना कलर हम हर कोई वाइट करना चाहता है। इसके मैं खिलाफ हूँ। जो आपका स्किन कलर है वो आप उसको हेल्दी रखिए, अपना टोन चेंज करने की कोशिश ना करें। आपका टोन आपको भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, जो आपका स्किन टोन है। लेकिन हाँ, आप बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, उसकी वजह से हमारा स्किन का कलर डल होने लगता है। मेरा मेन एम है जो आपके कपड़ों के अंदर का कलर है स्किन का, वो हमें वापस मिलना चाहिए, और उसके लिए आजकल हम अच्छे फेस वॉशेस हैं जिसमें ग्लूटाथायोनिन है। एक नया केमिकल है, उसका नाम है ग्लूटाथायोनिन, जो हम आजकल दवाइयों में, इंजेक्शंस में दिया जाता है और उससे स्किन बॉडी वाइटनिंग हो जाती है। ग्लूटाथायोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है,
और जिसकी मात्रा जब कम हो जाती है और हम डल दिखने लगते हैं। जैसे अब कई बार लड़कियां बोलती हैं मैम हम तो पहले बहुत फेयर थे, अब हम डल हो गए। उसका मतलब है ग्लूटाथायोनिन आपकी बॉडी में कम हुआ। जैसे एक फ़ोन है, फ़ोन में आप चार्ज करते हैं, उसका फुल चार्ज होता है, और फ़ोन का जब चार्ज कम होता है उसमें हम बैटरी डाउन हो जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी की जब ग्लूटाथायोनिन की लेवल्स बॉडी में कम होता है, हमारी बॉडी डल होने लगती है। तो आईवी ग्लूटाथायोनिन आजकल ट्रेंड चला हुआ है। हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के हाथ करवाते हैं। टैबलेट्स भी खा सकते हैं आप, सोप्स भी हैं ग्लूटाथायोनिन के, वो आपके कलर को 2 से 4 शेड वाइट कर सकते हैं। हाँ, जो आपका ओरिजिनल कलर है उससे ज़्यादा गोरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपकी स्किन को ग्लोइंग और फेयर अकॉर्डिंग टू योर ओरिजिनल कलर ला सकते। अच्छा, आप स्किन को लेकर जो बात कर रहे हैं कि स्किन को फेयर किया जा सकता है, तो स्किन में मैं क्या पूरी बॉडी मानूं या सिर्फ फेस? जैसे अगर नहीं, जब टैबलेट्स की जैसे आपने बोला, जब बॉडी में ग्लूटाथायोनिन टैबलेट्स जाते हैं वो फुल बॉडी को फेयर करते हैं। आपके हाथ सबसे पहले फेयर होने लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी फेस भी फेयर होने लगता है। इसको लेकिन मेंटेन रखना पड़ता है। फिर आपको कम से कम ग्लूटाथायोनिन 3 महीने तक लेना पड़ता है, हफ्ते में एक बार। इंजेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं। और अगर टैबलेट्स लेते हैं कम से कम 3 महीने खाना पड़ता है, और उसके बाद आपको हर 15 दिन अगले 3-4 महीने तक खाना पड़ता है, फिर हफ्ते में 2 बार, ताकि अपनी स्किन को आप मेंटेन करें। इसके अलावा आप लोगों को केमिकल पील्स करवाने चाहिए जो डल स्किन और डेड स्किन को आपकी स्किन से हटा देती है, और आपके फेस वॉश सीरम्स ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिवली काम करते हैं। डॉक्टर मुदस्सर, अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड कहीं ना कहीं लोग फॉलो करते हैं, फिर चाहे स्किन से रिलेटेड हो, टैटूज से रिलेटेड हो। टैटूज लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जी। जब हम टैटूज करा रहे हैं तो हम स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और आजकल ये भी चल पड़ा है कि अगर आपका गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, आप उसके नाम का टैटू करा लेते हैं, बाद में किसी भी रीज़न से रिमूव कराना पड़ता है। वो पेनफुल तो होता है, लेकिन स्किन के लिहाज से आप एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ये कितना हार्मफुल होता है पूरी बॉडी में टैटू कराना या उसे बाद में रिमूव कराना? सबसे पहले मैं बात करूंगी टैटू करने की। टैटू अगर आप एक अच्छे केमिकल्स और अच्छे टैटू आर्टिस्ट से कराएंगे, टैटू में कोई खराबी नहीं है कराने में, प्रोवाइडेड इट इज़ डन सेफली। जैसे टैटू कराने से कई लोगों का HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है, कि अगर वो किसी और की नीडल आप पे, बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं, किसी को एड्स हो गया गोवा से आकर, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उसको एड्स हो गया क्योंकि उसने गलत टैटू करवाया था। वो नीडल्स टैटू आर्टिस्ट ने किसी और की नीडल उस पर यूज़ की थी। रही बात टैटू रिमूव करने की, अगर आपके पास एक अच्छी सी मशीन, क्योसिस लेज़र बोलते हैं उसको, लेकिन क्योसिस लेज़र में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि चाइनीज़ लेज़र्स होते हैं कुछ, उनसे आपको हार्म पहुंच सकता है टैटू रिमूवल में। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे पूछेंगे कि आपके पास कौन सी मशीन है और कितने सेशंस में आपका टैटू रिमूव किया जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाके टैटू रिमूव कराते हैं, आपको बिल्कुल कोई हार्म नहीं होता है। हाँ, टैटू कराना सस्ता है, टैटू निकालना थोड़ा महंगा है। इसमें 6 से 7 सेशंस लगते हैं, 6 महीने तक आपका टैटू कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, फेडेड आउट, लेजेंड्स रह जाते हैं, लेकिन जो टाइम के साथ हट जाते हैं। आजकल हमने देखा है लोगों को हेयर लॉस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद लोग रुक करते हैं कि हमें एक अच्छा डॉक्टर मिले जिससे हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी मैंने कई ऐसे लोगों का देखा है कि जब आप शुरू में कराते हैं तो बहुत अच्छे हेयर होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें भी हेयर लॉस होने लगता है। क्या किस तरह की प्रिकॉशन लेनी होती है जो लोग नहीं ले पाते हैं? किस तरह से उसकी बोलते हैं हैंडल विद केयर कैसी करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बोलूँगी। हेयर ट्रांसप्लांट उन्हीं लोगों का होता है जिनकी आगे से बाल्डिंग हुई हो। और हेयर ट्रांसप्लांट आप एक अच्छे डॉक्टर से करवाएं जिनको पता होगा डोनर एरिया किस डोनर एरिया से लेना है। हमारा डोनर एरिया सिर्फ 2 इंच का होता है जहाँ से हम बाल निकाल सकते हैं। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैडम किसी डॉक्टर ने मुझे बोला मैं 7,000 बाल लगा लूँगी आपके, मैं 10,000 बाल लगा लूँगा। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ डोनर एरिया, जो डोनर एरिया अगर वहाँ से आप बाल लगाएंगे वो बाल जिंदगी भर कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर नॉन डोनर एरिया से बाल लगाकर आपको खुश करेगा कोई, आप कभी टेक्नीशियन से करवाते हैं, कई डॉक्टर हैं जिनको पता नहीं होगा इसके बारे में ज़्यादा, तो आप वहाँ से कराते हैं तो वो बाल गिर जाते हैं क्योंकि वो नॉन डोनर एरिया से दिए गए होते हैं। डोनर एरिया से आप सिर्फ 3 से 4,000 बाल निकाल सकते हैं। 4,000 से बाल या 5,000, 6,000, 7,000 जब कोई डॉक्टर बोलने लगे आपको, आप समझ लीजिए वो 1-2 साल में वो बाकी बाल गिर जाएंगे, वो कभी परमानेंट नहीं रह सकते। व्हाट इज अ डोनर एरिया? मतलब डोनर एरिया हमारे बैक में एरिया होता है, वो 2 इंच का होता है। वो एरिया DHT प्रूफ होता है। आपको पहले बाल गिरने का कारण जो मेल्स का होता है उसके बारे में जानना है। हमारे बॉडी में, मेल्स के बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब वो बढ़ने लगता है वो हमारे बालों को
खाने लगता है और हमारे बाल गिरने लगते हैं। लेकिन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारा डोनर एरिया जो बैक में होता है उस पर इफेक्ट नहीं करता है। तो इंटेलिजेंट डॉक्टर क्या करता है, पीछे डोनर एरिया से सिर्फ बाल निकाल के आगे लगा लेता है। एज लॉन्ग आपने डोनर एरिया से बाल लगाए वो बाल कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन जो अगर डोनर जो पीछे का एरिया जो खाली हुआ उसमें फिर क्या फिर से नया जी ऐसा होता है कि जो डोनर एरिया होता है उसमें हम 10 बाल या 15 बाल छोड़कर एक बाल निकालते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो पूरे बाल नहीं, वो फिलिंग इफेक्ट होता है, वो बाल वापस नहीं आते, लेकिन वो पता भी नहीं किसी को चलता कि हाँ जी वहाँ। तो मेन जो गलती हो जाती है, आप अननोन डॉक्टर्स के पास, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या अनक्वालिफाइड टेक्नीशियंस के पास जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, तो फिर उस वक्त वो बाल जो 2-4 साल में गिरने लगते हैं। अगर आप डोनर एरिया से बाल लगाएंगे, जब तक आप जीवित हैं इस दुनिया में, आपके बाल वो कभी नहीं गिरेंगे। तो बिल्कुल ठीक बात। लोगों को हमने एक्चुअली देखा है कि लोग इस बात को लेकर टेंशन होते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती हूँ जो हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना चाहते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस उनके उन लोगों में कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट तो कराया लेकिन उनका हेयर फॉल हो गया, तो मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो डॉक्टर का सजेशन ये है कि आप बिल्कुल कराएं, लेकिन सही जगह से कराएं, सही डॉक्टर का आप चुनाव करेंगे तो आपका हेयर फॉल पूरी जिंदगी ताउम्र रहेगा, मरते दम तक। बिल्कुल मरते दम तक। लेकिन लेडीज की अगर हम बात करें, लेडीज का भी काफी ज्यादा फ्रंट एरिया जो खाली हो जाता है, उसके लिए क्या कुछ होगा आपके पास, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जी, फ्रंट एरिया में भी अगर हम बाल्डिंग है तो हम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं लेडीज में भी। अच्छा। और लेडीज में हम लोग पीआरपी कर सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उनका ब्लड निकाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें से हम प्लेटलेट्स की मिकदार निकालते हैं। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और वापस हम उन्हीं प्लेटलेट्स को इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प में, और आपकी जो नई ग्रोथ होती है बालों की वो आ जाती है। इसके अलावा हम मीजोथेरेपी भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ग्रोथ सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, उनको हम मीजोथेरेपी से बालों में लगा सकते हैं। आजकल एक नया ट्रीटमेंट निकला है जिसको पीरियो थ्रेड्स बोलते हैं। हम छोटे छोटे धागे होते हैं, उनको हम स्किन में इंसर्ट करते हैं, उन नीडल्स को बाहर निकालते हैं, धागे स्किन में रह जाते हैं और वो नए बालों की ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं और आपके बाल वापस आ सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लगता है, दवाएं भी लगानी पड़ती हैं, खानी भी पड़ती है और थोड़ी सी मेहनत डॉक्टर को भी करनी पड़ती है। तो बाल जरूर आ सकते हैं। बाल जरूर आ सकते हैं। बाल चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा जी। अच्छा, अगर हम बात करें लेजर ट्रीटमेंट की, जो बॉडी से जो हेयर रिमूव किए जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या वो पेनफुल होता है, कितना, क्या वो कॉस्टली होता है, उसकी टेक केयर कैसे करनी चाहिए? जी, अनचाहे बाल सब लोगों के आजकल आ रहे हैं, बिकॉज पीसीओडी इंडिया में और दुनिया में बढ़ गया है। और लड़कियों के चेहरे पे बाल आते हैं जो उनकी कॉन्फिडेंस और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और उनको शर्मिंदा करता है कि उनके चेहरे पे बाल, लोग उनको टोकने लगते हैं कि उनके चेहरे पे बाल हैं, या बॉडी में भी बाल ज़्यादा होते हैं। तो वो एक हार्मोन की वजह से होता है। तो आप वैक्सिंग कराती हैं, फिर से हर हफ्ते करवाना है, ब्लीचिंग करती हैं, आधे लोग इरिटेट हो जाते हैं ब्लीचिंग से। हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो इसका बेस्ट उपाय है लेज़र हेयर रिमूवल। हाँ, लेज़र हेयर रिमूवल 10 साल पहले बहुत महंगा था, जैसे कि सेलफोन पहले महंगे थे और वैसे सस्ते हो गए। वैसे अब लेज़र्स काफ़ी चीप और इकोनॉमिकल हो गए हैं, क्योंकि लेज़र मशीन्स डायोड बोलते हैं उसको, डायोड मशीन्स है। पहले आईपीएल होता था, एंटीएक होता था, वो पेनफुल होता था। लेकिन अब जो नई मशीन्स आ गई वो पेनलेस हैं। पेशेंट को बिल्कुल ठंडा जेल्स के बाद हम पेशेंट को शेव हेयर करते हैं। हाँ, शेव करने से बाल ज़्यादा नहीं आते, पहले मैं बता दूं, क्योंकि लोग सब बोलते हैं मैडम लेज़र से पहले अगर शेव करेंगे तो हमारे बाल मोटे तो नहीं आएंगे। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाल नीचे से आते हैं। आप ऊपर से शेव करें, वैक्स करें, आपके नीचे के बाल, जो चमड़ी के नीचे के बाल हैं, वो वैसे ही आएंगे। तो हम शेव करने के बाद लेज़र बीम्स डालते हैं हेयर पे और आप हेयर रिमूव कर देते हैं। हेयर रिमूवल महीने में एक बार होता है, 6 से 7 सिटिंग्स में आपके कंप्लीट हेयर रिमूवल होता है। हाँ, आपको 2-3 साल तक मेंटेनेंस के लिए 6 महीने में या 4 महीने में एक बार आना पड़ता है, लेकिन फिर जरूरत भी नहीं पड़ती है। हेयर रिमूवल कंप्लीटली हो जाता है। 6 से 7 सिटिंग नेसेसरी है और कभी कभी 6 से ज़्यादा लगते हैं फेशियल हेयर के। 6 महीने में मेंटेनेंस के लिए कभी कभार आ सकते हैं आप लोग। और इट्स पेन फ्री। पहले पेन होता था, लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, नई मशीन्स हैं, बिल्कुल पेन फ्री है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुदस्सर जी। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपको याद ही होगा पिछली दफ़ा हमने आपकी मुलाकात करवाई थी फिरदौस अजमत जी के साथ में, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में विमेंस स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ एक राइटर भी हैं। तो चलिए उसी सिलसिले को आज एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं फिरदौस जी के पास, उनसे बात करेंगे। फिरदौस जी, बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। हाँ, फिरदौस जी, अभी आपने हाल फिलहाल में एक नई नॉवेल लिखी है, क्या नाम है उसका? और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर जो लोग नहीं उर्दू पढ़ पाते हैं तो क्या आप अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखती हैं क्या?
मेरी जो अभी हाल में ही नॉवेल आई है जिंदान, जिसका मतलब है जेल, प्रिजन, और ये उर्दू में है। पहली बात तो मैं ये बोलूँ, जो आपने बात कही कि जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, हाँ उर्दू स्क्रिप्ट जानते होंगे तो मेरी नॉवेल को ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत इजी उर्दू में लिखा है, जिसको हिंदुस्तानी, जो एक लिंग्वा फ्रैंका डेली इस्तेमाल में हम लोग बातचीत करते हैं, जो मादरी ज़ुबान जिसको कहेंगे, उस तरीके से जिसको लिखा है, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, बहुत आसान उर्दू में लिखी गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अभी मैंने इसका ट्रांसलेशन अभी हिंदी में नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इसका हिंदी में भी हो जाएगा। हाँ, हम हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी, और मेरे जो नॉन फिक्शनल काम है, जो मेरे एकेडमिक वर्क हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन जो मेरी क्रिएटिव राइटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मादरी ज़ुबान में लिखती हूँ। मादरी ज़ुबान मेरी उर्दू एंड हिंदी दोनों है, दोनों में हम कंफर्टेबल है, दोनों में लिखते हैं। तो जिंदान उर्दू में है। दूसरी मेरी एक हिंदी में नॉवेला है जो प्रधान पुत्रा है। मैं जिंदान के बारे में, चूँकि आपने बात की, तो उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये एक पैंडेमिक नॉवल है, लिटरेचर, जो कोविड-19 के ऊपर, फर्स्ट वेव जो कोविड का जो दौर आया, और ये एक पहली बार, मतलब हम सारे लोग उसका एक्सपीरियंस ले रहे थे। पहली बार शायद तारीख़ में, शायद ये पहला मौका रहा होगा जब तमाम दुनिया एक टाइम में, एक वक्त में कैद हो गई थी, और घर में लोग कैद थे, घर से अपने बाहर की तरफ झांक रहे थे, देख रहे थे जिन परिंदों को हम कैद करके मज़े लिया करते थे घर के अंदर पिंजड़े में बंद करके, वो परिंदे बाहर हमारी खैरियत ले रहे हैं आकर। मतलब मेरी इमेजिनेशन में ये था कि बाहर से तीतर बटेर वो हमारी खैरियत ले रहे हैं, और हम खिड़की पर बेबस खड़े उनको देख रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब ये वबा ख़त्म होगी, और हम सब बाहर हैं। इतना खौफ था। पहले वेव में, आप इस बात का गौर करेंगी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहले वेव में मौत नहीं हुई थी, खौफ बहुत ज़्यादा था, लोगों में डर बहुत ज़्यादा। तो वो डर, वो खौफ इस नॉवल में मैंने दिखाया कि एक मुस्लिम औरत तालाबंदी को किस तरीके से देखती है। उस पर्सपेक्टिव से, उस नज़रिए से जिंदान को लिखा है, जिसमें दो अहम कैरेक्टर हैं, एक सकीना और एक सईद सूरावर्दी, और दोनों के जो बातचीत है, जो एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में जो कन्वर्सेशन, जो डायलॉग होता है फ्री टाइम में, पूरी दुनिया रुकी हुई है, कोई वक्त कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सब कुछ है। एक जो आप अभी बहुत सारी बातें कर रही थी ना, घर और बाहर को बैलेंस करने की, तो शायद उसका जवाब आपको जिंदान के ज़रिए भी मिल जाता है कि घर, जो डोमेस्टिक वर्क है, जो डोमेस्टिक चोर्स है, वो सिर्फ औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट मर्द के लिए भी है, और मर्द को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। दुनिया की कोई भी तारीख, कोई भी किताब में कहीं ये रेसिपी नहीं लिखी है कि औरत घर में खाना बनाएगी और मर्द कमाने जाएगा। तो वो चीज़ इसमें नज़र आएगी, क्योंकि सईद सूरावर्दी जो हमारी नॉवल का कैरेक्टर है, वो घर में पोछा लगा रहा है, खाना बना रहा है, सारे काम कर रहा है, और सकीना जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, वो ड्राइंग रूम में बैठी चाय पी रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, टीवी डिबेट देख रही है, पॉलिटिकल जो आसपास की जो एनालिसिस को, जो आसपास की हैपनिंग है, उसके बारे में वो बहुत बड़ी कंसर्न है, बनिस्बत के अपने घर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, बीमारी के बारे में, उसकी जो फिक्र है वो मतलब कि एक तरह से बाहर की है। और जो उसका शौहर है, जो सईद है, उसका बस ये कि घर को अपने कैसे इंटैक्ट रखा जाए, घर में बीमारी किसी को ना होने पाए, मेरे घर में किसी को तकलीफ ना होने पाए। फूड शॉर्टेज का भी बहुत बड़ा ख़तरा आ गया था, तो सईद का पूरा कंसर्न था कि 3-4 महीने का आइटम खाने का मंगवा कर रख ले कि कभी फूड शॉर्टेज ना हो जाए। और सकीना उसको मना करती है कि नहीं, इससे तो नए तरीके की सोशल क्राइसिस आ जाएगी, लोगों में कैसे होगा। तो मतलब एक बड़ी कंट्रास्ट की किताब आपने लिखी है, बड़े कंट्रास्ट दुनिया को। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये तो मैं एक मेजर इशू इसका बता रही हूँ। अदरवाइज दूसरी भी चीज़ें, जो दिल्ली चूँकि अपनी तारीख़ के लिए जानी जाती है, तो इस नॉवल के ज़रिए आप वो देख सकती हैं कि फ्री वक्त में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में किस तरीके से पुराने दौर में सल्तनत पीरियड की अपनी जो एक गुजरा हुआ जो ग्लोरियस पीरियड है, उसमें बात करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, वो तारीख़ी इमारतों में जाना, फिर वहाँ से अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना, और बहुत सारी फोकलोर, इस्लामिक फोकलोर, ये सब चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शुमारा पसंद आया होगा। अगली दफ़ा एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।